एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मियोको को, जो कि कहती है तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक स्काउट के तौर पर हायर करूं और साथ ही साथ तुम एक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर भी हो। तुम्हारा नाम मैं और तुम्हारी यूट्यूब सब्सक्राइबर 3,70,000 है और साथ ही साथ जो तुम्हारे टिकटॉक के फॉलोवर्स है वो 6 लाख के ऊपर है। पर उससे पहले हमें तुम्हारी एजेंसी से बात करनी पड़ेगी। और मैम मियोको को बताती है वो जिस एजेंसी के साथ काम कर रही है उसका नाम फार्म है और उनके एग्रीमेंट में उन्हें कोई सी भी तकलीफ नहीं है अगर मैम दूसरे के लिए काम करे तो मियोको कहती है उस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भी इंटरनेट पर्सनैलिटीज है जो कि इसके अंडर में काम कर रहे हैं। अभी तुम एक आइडल बनना चाहती हो तो काफी अच्छी बात है, पर तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जैसे कि तुम्हारी एज। तो मैम कहती है आप इससे देख के बता सकती हो। ये कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे बोन का स्ट्रक्चर देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो। नॉर्मली कई सारे लोग अपनी एज छुपाते हैं और ये कॉमन बात है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितनी उम्र की हो। जिसके बाद मैम मियोको को अपनी असली एज बताती है, जिसे सुनने के बाद मियोको कहती है कि क्या ये तो काफी ज्यादा है, तुम आखिरकार इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो। मैम कहती है कि मुझे माफ कर दो। मियोको फिर यहाँ पे अपना हाथ में काउंट करने लग जाती है कि तुम असल में कितनी उम्र के हो। उतने में एक्वा पूछता है तुम्हारी असली एज है क्या। तो मैम इसे बताती है कि जितना उसने बताया उससे 7 साल बड़ी है वो। तो यहाँ पे एक्वा कहता है उसके हिसाब से तुम 24 साल की हुई। ये कहती कि नहीं, इस साल में 25 साल की हो चुकी हूँ। तो मियोको कहती है कि तुम 25 साल की और शो में जाके क्लेम किया तुम हाई स्कूलर हो। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं एक आइडल बनूं। मैं आई होशिन और भी कोमाचे की बड़ी फैन थी। मैं अपने छोटे भाइयों और अपनी मदर के साथ रहती थी, पर जब मैं बड़ी होते गई मुझे लगा मुझे कुछ काम पकड़ना चाहिए। मैं अपने सपने को छोड़ने वाली थी, पर मेरी मदर ने ऐसा करने से मना किया और कहा कि तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। जिसके बाद मैं ऑडिशन देने लगे आइडल के तौर पर जब मैं हाई स्कूल पे थी मेरी माँ ओवरवर्क की वजह से बीमार पड़ गई, जिस वजह से मुझे मेरे आइडल बनने के सपने को छोड़ना पड़ा और साथ ही साथ स्कूल को भी छोड़ना पड़ा। जिसके बाद मैं काम करने लगी ताकि मैं अपने भाइयों को पाल सकूं और साथ ही साथ मेरी मदर के हॉस्पिटल का बिल भर सकूं। कुछ सालों बाद मेरे भाई अब अच्छे स्कूल में जा रहे और मेरी मदर भी ठीक कंडीशन में आ गई। पर जब तक ऐसा हुआ मुझे एहसास हुआ कि मैं ऑलरेडी 23 साल की बन चुकी हूँ और इस इंडस्ट्री में अगर आप 20 साल के ऊपर के हो जाते हो तो सभी लोग आपको ओल्ड लेडी कहलाने लग जाते हैं और इस इंडस्ट्री में 20 साल के ऊपर के लोगों की कोई भी जगह नहीं है। और ऐसे ही मेरा सपना चकनाचूर हो गया। जब मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैंने अपने पैशन को ही बदल दिया और स्ट्रीमिंग में घुस गई, जहाँ पे मुझे काफी पॉपुलैरिटी मिली और अभी मैं हाई स्कूलर से टेम्परेरी लीव पर हूँ। जब मैंने स्ट्रीमिंग करना शुरू किया था तो सबको मैं बताती थी कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ। इसी वजह से सबको लगा कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ और 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। सबको लगता है कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ जो कि अभी 18 साल की होने वाली है। मुझे पता ही होपलेस है, अगर मैं अपनी उम्र को 7 साल कम भी दिखाऊं तो भी कुछ बदल नहीं भला। मैं 25 साल की हूँ और आखिरकार कौन सा एक आइडल है जो कि 25 साल की उम्र में एक आइडल बनी हो। उतने में रूबी यहाँ पे आ जाती है और कहती कि नहीं, तुम्हें अपने सपने पे गिव अप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे काना भी आ जाती है और कहती कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है और साथ ही साथ मैं तुम्हारे साथ रिलेट भी कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं 5th ग्रेड में पहुंची मेरे सारे चाइल्ड एजेंसी वालों ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं बड़ी होते जा रही थी। यहाँ पे फिर मियोको को कहती है कि तुम इससे ज्वाइन करवा रही हो ना। तो मियोको कहती है कि मैं इसके अगेंस्ट कब थी। रूबी फिर मैम को कहती कि एज आइडल बनने के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, तुम्हारा बेकोमाची में स्वागत है। हमें फिर एक्वा को दिखाया जाता है जो कि काना को कहता है कि रूबी और मैम का ख्याल रखना, पर काना कहती कि मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि हम दोस्त है। और हाँ, एक और बात, तुम अकाने कुराकावा के वहाँ जाओ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तुम तो वैसे भी औरतों के पीछे लालची रहते हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं वैसे भी तुम्हारे बिना कहे इन लोगों का ख्याल रखे लूंगी क्योंकि मेरा ग्रुप है, तुम्हें इसमें कहने का कोई भी हक नहीं बनता है। ये दोनों फिर मिलके मैम का स्वागत करते और यहाँ से बी कोमाची की ऑफिशियल स्टार्ट शुरू हो जाती है। वहीं पे हमें मिनामी को दिखाया जाता है जो कि कहती कि लव इज नाउ ओवर हो चुका है। पर रूबी, तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुम्हारे बड़े भाई ने शो के दौरान उस लड़की को किस कर लिया, यानी कि आकाने को। तो ये कहती कि मेरी मिक्स फीलिंग है, मुझसे पूछो मत। वो सीन काफी ज्यादा अजीब था मेरे लिए। उससे अच्छा तो जो सिबलिंग्स के बीच में किस सीन होता है वही बढ़िया लगता है मुझे। पर मिनामी कहती कि मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ तुम आकाने से जरूर मिलोगी क्योंकि वो तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड है। तो ये कहते हैं कि गर्लफ्रेंड, पर वो सोचते हैं कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि ये समझ गई थी कि आकाने ने उसकी मदर का रोल किया है, इस वजह से उसका भाई उसके ऊपर लट्टू है। उतने में यहाँ पे शिरानो आ जाती है और कहती है क्या तुम सब यहाँ पे लव नाउ के बारे में बात कर रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि हम लव नाउ के बारे में बात कर रहे हैं, पर शो के बारे में तुम्हें कैसे पता है। तो शिरानो कहती है कि कोई है जो कि वहाँ पे काम करता है जिसका इससे कॉन्टेक्ट है और साथ ही साथ ये बताते इसने भी बीच बीच में शो देख रखा है और साथ ही साथ सुंदर लड़के और लड़के काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिस वजह से आंखें भी काफी ज्यादा चमक गई
है। इसे काफी ज्यादा पसंद आता है ऐसा शो, और पर्सनली इसे मैम की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई, जो कि मेडन का रोल निभा रही थी। अगर ये कोई लड़का होती और उस शो में जाती तो पक्के से मैम को जरूर से अप्रोच करती, चाहे जो हो जाता। तो ये लोग सोचते हैं कि इसका कैरेक्टर टीवी में लोग यहाँ पे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे बिनामी बताती है कि अगर शो में कोई लड़की मजाक मस्ती करे तो लोगों को उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहीं पे जो लड़की रोमांस में ज्यादा अच्छी होती है उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। उतने में शेरन कहती है उसे पता है वो एक्वा को पर्सनली जानती है, पर जब एक्वा ने काना को किस किया तो उसका जो हार्ट है वो थोड़ा थोड़ा धड़कने लग गया था। और अभी एक्वा काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है जनरल गर्ल्स में। स्कूल की काफी सारी लड़कियां एक्वा में इंटरेस्टेड है और उसे दोस्ती करना चाहती है, पर एक्वा अभी ऑफिशियली एक रिलेशनशिप में है। तो अगर जब तक उसका ब्रेकअप नहीं हो जाता इन सबको वेट करना पड़ेगा। पर रूबी कहती है कि लव नाउ इतना अटेंशन ग्रैब कर रहा है, इस वजह से उसके भाई का जो फ्यूचर है वो भी काफी साफ उसे नजर आ रहा है। और वहीं पे जो बीकामाची की साइज है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैम के आने के बाद इनके सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा हो चुके हैं और आज इनके 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके होते हैं, जिससे रूबी काफी ज्यादा खुश होती है। पर मैम कहती है थोड़ा एम्बैरेसिंग होता अगर मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि वो काफी अच्छे हैं। रूबी फिर मैम से पूछते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैम से बताते हैं हमने काफी सारे इंट्रो के वीडियो डाल दिए, तो हमें अब म्यूजिक वीडियो डालना शुरू कर देना चाहिए। पर काना इसे बताते कि प्रेजेंट जो है वो आर्टिस्ट से बात करने की है ताकि वो हमारी मदद कर सके, और जब तक म्यूजिक खत्म नहीं हो जाता जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैम कहते तुम कुछ भूल रही हो, बीकामाची के पास ऑलरेडी इतने सारे सॉन्ग है जिसमें हम काफी सारी वीडियोस बना के डाल सकते हैं। आखिरकार हम बीकामाची के सक्सेसर है। तो रूबी यहाँ पे कहती कि इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम ओल्ड सॉन्ग को यूज करके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो ये कहते कि इन दोनों ने इतनी जल्दी रियलाइज कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैम उतरे में कहते कि इससे पहले मैं 30 साल की हो जाऊं हमें सारे बीकामाची के सॉन्ग्स पे डांस कर लेना चाहिए। तो यहाँ भी ये तीनों यहाँ पे डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती है और इन तीनों की काफी हालत खराब हो जाती है। पर मैम और रूबी को काफी मजा आ रहा होता है, पर काना काफी ज्यादा थक चुकी होती है। वो सोच रही होती है इतने सारे बीकामाची के सॉन्ग को उसे मेमोराइज करना पड़ेगा। आखिरकार उसने इस आइडल बनने के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही क्यों किया। उतने में यहाँ पे एक्वा आ जाता है और कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, ये लो थोड़ा पानी पी लो। पर जब भी काना एक्वा के चेहरे को देखती है उसे वही किसिंग सीन याद आ जाता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। तो ये कहता है कि तुम मुझसे काफी अजीब से बिहेव कर रही हो, मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ आज ऐसा क्यों कर रही हो, पर अगर तुम ऐसा ही करते रही तो शायद से मैं भी तुमसे बात करना छोड़ दूं। काना यहाँ पे काफी उदास होती है और वो कहती है इसमें तुम्हारी गलती है। एक्वा फिर मसाया से मिलने के लिए चले जाता है। तो मसाया कहता है कि जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके लिए मुझे काफी सारी चीज खोद के निकालनी पड़ेगी, पर आखिरकार तुम आई के बारे में इतना बुरी तरह क्यों जानना चाहते हो। ये कहता है कि मैं एक फैन हूँ जो कि होपलेस है, क्या ये वजह काफी नहीं है। तो मसाया कहता है कि एक फैन के दिल में एक इल्यूजन से क्रिएट होती है उसके स्टार के लिए। अगर मैं तुम्हें असली चीज बताऊं उस पर्सन के बारे में तो तुम्हारा जो सपना है वो शायद शैटर हो जाए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंपटीशन पे टिकी हुई होती है और हर एक आइडल चाहती है वो एक बड़ी कंपनी में जाए ताकि उसे अच्छे ऑफर आए, और ये एक तरह से तुम कह सकते हो हम एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये सब जानने के बाद फिर भी तुम आई होशिनो के बारे में जानना चाहते हो तो फिर ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा मेरा आई होशिनो के साथ काफी पुराना कनेक्शन था, मैं उसे काफी सारी जॉब की ऑफर दिया करता था। जब मैं पहली बार आई होशिनो से मिला तो वो एक कंट्री बम्किन थी और फ्रेशर थी, उसे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही उसके पास ड्रेसिंग सेंस थी। तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, तो इसी वजह से मैंने उसे एक वर्कशॉप में इंट्रोड्यूस करवाया और उस वर्कशॉप को एक थिएटर कंपनी ने होस्ट किया था जिसे आज हम बड़ी कंपनी के नाम से जानते हैं, जो कि लालालाई थिएटर कंपनी है जहाँ पे आकाने काम करती है। वो कंपनी उन दिनों काफी ज्यादा फेमस तो नहीं थी, पर वहाँ पे काफी सारे लोग आते थे। पर जैसे कि तुमने सुना होगा जो प्यार है वो लोगों को बदल देता है, और उसी दौरान शायद आई होशिनो किसी के प्यार में पड़ गई और जैसे जैसे वो वर्कशॉप को अटेंड करने लगी वो मुझसे काफी सारी चीजों के बारे में पूछने लगी। वो अपने अपीयरेंस में ध्यान देने लगी, वो मुझसे कुछ ऐसी जगहों के बारे में पूछने लगी जहाँ पे कपल्स जा सकते हैं, जहाँ पे व्यू काफी अच्छा हो। पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया उस लड़के के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, आखिरकार वो कौन था और वो किसके प्यार में पड़े थे उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पर हाँ मुझे एक चीज पता है, उस आदमी से मिलने के बाद आई होशिनो एक बड़ी लड़की की तरह लगती थी। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें लालालाई के लीडर से मिलवा सकता हूँ, शायद उनसे मिलने के बाद तुम्हें उस लड़के के बारे में और आई होशिनो के बारे में कुछ पता चल जाए। तो यहाँ पे एक्वा पूछता आखिरकार आप मेरे लिए क्यों करोगे। तो मसाया कहता है कि तुम्हारे अंदर मुझे टैलेंट दिखता है और तुम एक ना एक दिन काफी बड़े एक्टर बनोगे और इस मदद को तुम एक कर्ज के तौर पर ले सकते हो। मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए एक ना एक दिन जरूर आऊंगा और साथ ही साथ मैं काना और मैम के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल देख सकता हूँ। मुझे पता है तुम बीकामाची को दोबारा से रिवाइव कर रहे हो, तो ये मेरे लिए काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
कि आगे जाके मैं तुमसे मदद मांग सकता हूँ। वहीं पे हम देखते हैं रूबी और काना को, जो कि कहते कि जापान आइडल फेस्टिवल, तो मैम कहती कि हाँ मेरे लव नाउ के प्रोड्यूसर से काफी अच्छा कनेक्शन है, तो हमारी मदद कर देंगे। हम अगर वहाँ पे जाएंगे तो हमारे ग्रुप का काफी अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। पर काना कहती है हम नहीं जा सकते, हम अभी उतने अच्छे नहीं बने हैं। पर रूबी कहती कि चलो करते हैं, अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो भी कोमाची की काफी अच्छी प्रमोशन हो जाएगी और काफी सारे लोग भी वहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ अभी कोमाची द लेजेंडरी ग्रुप के सक्सेसर भी है, तो काफी सारे लोग देखने भी आएंगे। तो यहाँ पे मैम कहते कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी हमें बार बार नहीं मिल सकती है, हमें इस चीज पे कायम रहना चाहिए। तो काना कहती ठीक है मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। मैम फिर कहती कि चलो अब डिसाइड करते हैं कि आखिरकार मिडलमैन कौन लेने वाला है, यानी कि सेंटर की जगह कौन लेने वाला है बी कोमाची में। तो यहाँ पे काना कहती है क्या ये सचमुच इतना मैटर करता है? तो ये दोनों कहते हैं कि हाँ ये काफी मैटर करता है, क्योंकि सेंटर ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरे ग्रुप को लीड करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस लड़की को गाना गाना आना चाहिए, डांस करना आना चाहिए और हर चीज आनी चाहिए, उसे क्यूट भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे काना कहते हैं इस रोल के लिए मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, तुम दोनों में से कोई कर सकती हो। तो रूबी कहते कि देखो मैं इस चीज में इतना परफेक्ट तो नहीं बैठती हूँ, पर मैं कर सकती हूँ। मैम कहते ये चीज के लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं कर सकती हूँ। पर यहाँ पे रूबी कहते कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ, मैं कर सकती हूँ। पर इन दोनों को फिर याद आता है कि काना चीज में काफी अच्छे है, उसने बेल पेपर को काफी अच्छे से गाया था और साथ ही साथ उसे डांस भी आता है। काना कहते कि मेरे डार्क पास्ट को पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं। हमें फिर पता चलता है कि काना ने एक शिमला मिर्च का ऐड किया था, जिसमें उसने गाना भी गाया था और साथ ही साथ डांस भी किया था। इन दोनों को काफी अच्छा लगता है, काना काफी अच्छा कर सकती है। तो ये लोग सोचते कि काना को ये लोग मिडिल में रखेंगे, पर काना कहती कि मैं चीज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और मैं ये चीज बिल्कुल नहीं करने वाली। तो ये लोग सोचते कि हम एक कंपटीशन रख लेते हैं, जो भी कैरियोके में हाई स्कोर को सेट करेगा वो इस सेंटर की जगह लेगा। तो इस चीज से ये दोनों एग्री कर जाते हैं, पर काना इस चीजें एग्री नहीं करती। वो कहती कि मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम दोनों डिसाइड कर लो। और वैसे भी मैं चीज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं काफी पुरानी हो चुकी हूँ और मुझे चाइल्ड एक्टर के नाम से जाना जाता है। मैं एक पुरानी चाइल्ड एक्टर के अलावा कुछ नहीं हूँ। अगर कोई फ्रेशर होती तो बात ही अलग होती कि नए नए चेहरा है, पर मैं एक पुरानी हूँ जिसके ऊपर कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता। और अगर देखा जाए तो स्वीट टुडे ड्रामा भी मेरी वजह से फेल हुआ था, वो रेड फ्लैग में मेरी वजह से आया और मैं इसी वजह से किसी काम की भी नहीं हूँ। हर किसी को एक प्रिटी फेस चाहिए, पर मेरा प्रिटी फेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस मुसीबतें खड़ी करने वाली लड़की हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरी जगह कुछ अच्छी लड़कियां होती तो बात बन जाती, पर मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो यहाँ पे रूबी कहती कि लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो। पर काना कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूबी फिर काना को समझाती कि मेरे भाई ने तुम्हें क्यूट कहा है और वो हार्डली किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो क्यूट है। पर काना कहती है वो मैम को भी क्यूट कह के यहाँ पे लाया। मैम फिर काना को समझाती है अगर तुम्हारा ऐसे बिहेवियर रहा तो शायद ही तुम किसी को भविष्य में डेट कर पाओ और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो पाए। पर वही रूबी सोच रही होती है आखिरकार उसके बड़े भाई की चॉइस क्या है, आखिरकार वो किस टाइप की लड़कियों में इंटरेस्टेड है। इन दोनों को वो क्यूट कह के यहाँ पे लाया, पर आखिरकार इन दोनों में से किसको वो पसंद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है रूबी और मैम को, जो कि यहाँ कैरियोके में गाना गा रहे होते हैं, पर इन दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कौन बेस्ट है। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं। इनमें से कोई भी स्किल में इतना अच्छा नहीं होता, इस वजह से ये लोग एक जगह शांत बैठ जाते हैं। मैम फिर अपने टैबलेट में कुछ न कुछ देखने लग जाती है कि कौन सा गाना उसके लिए बेहतर रहेगा। उतने में उसकी नजर एक वीडियो पे जाती है जहाँ पे लिखा होता है काना आर्यमा ने इसे गाया है। जब वो उस पर क्लिक करती है तो वो लोग देखते हैं इसे काना आर्यमा ने गाया होता है और ये गाना काफी अच्छा होता है। ये दोनों कहते हैं ये इतनी अच्छी तो है गाने में, आखिरकार ये सेंटर का रोल क्यों लेना नहीं चाहती। ये सचमुच काफी ज्यादा डिफिकल्ट लड़की है, इसे समझाना काफी मुश्किल है। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आखिर में क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।